हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण सीरीज का ये 26वां वीडियो, अर्थात इसके पहले हम 25 पीवाईक्यू जो हम कर चुके हैं और ये पीवाईक्यू सीरीज का अगला वीडियो है जिसमें इंपॉर्टेंट हम करेंगे 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और इन 30 क्वेश्चन के थ्रू करेंगे पूरा एग्जाम का एनालिसिस। अर्थात यदि आप एक एक क्वेश्चन सारे सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ भी आपको तीन तीन चार चार फैक्ट आपको पता चल जाएंगे और हमारे आयोग का पैटर्न क्या है, पूछने का ट्रेंड क्या है, ये भी साथ ही साथ हमें समझ में आता है। और आयोग लगातार हमारे जो है एग्जाम से जो है प्रश्न रिपीट बहुत करता है, हमारे एग्जाम की ये टेंडेंसी रही है। इसलिए हमारे जो है हमें एक एक पीवाईक्यू को बहुत अच्छी तरह से उसके सारे फैक्ट को याद कर लेना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो प्रश्न जो है, बैगन में छोटी पत्ती रोग का प्रेरक कारक कौन सा है। तो बैगन में एक छोटी पत्ती रोग होता है जिसके कारण पत्तियां क्या छोटी होने लगती हैं और उनके आकार में परिवर्तन आने लगता है। तो ये रोग जो होता है उसमें उपस्थित फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। इसका कारक का नाम क्या है? फाइटोप्लाज्मा। और ये इसको ले कौन जाता है? आपने देखा होगा कि एक ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर का नाम सुना होगा। ये ग्रीन कलर का एक पेड्डा होता है, उसके द्वारा ये ले जाया जाता है और ये बैगन की जो है पत्तियों में बैठते हैं, उससे जो है छोटा आकार होना, ये जो है रोग होना शुरू हो जाता है। आई होप आप जो है समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। भोजन में पोषक तत्वों की कमी से जो है कौन सी समस्या होती है? कुपोषण, भुखमरी। तो आप जो है समझ ही गए होंगे, इससे कुपोषित हो सकता है जो कोई भी मनुष्य। तो इस एक और चीज है, जैसे पोषक तत्व के साथ साथ एक और आता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा या घोंघा रोग होता है। गले में आपने देखा होगा एक विकृत गांठ सी निकल आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कुपोषण जो है पोषक तत्व की कमी से ये रोग होता है। बढ़ते हैं हम वीडियो के अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, प्लास्टिक के निर्माण और उपयोग को नियंत्रित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये हमारा पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। इसने जो है भारत की जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो बंद करने की नीति है, उस पर जो है सबसे पहले जो है किसने कदम उठाए थे? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन हुआ है 2000 जो 2021 में एक अधिसूचना द्वारा बंद किया गया है हिमाचल प्रदेश में। और रेगुलेशंस भी बनाए गए हैं प्लास्टिक के निर्माण उपयोग को लेकर के। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हिमाचल प्रदेश, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। प्रदूषक के आधार पर जल प्रदूषण के दो स्रोत क्या हैं? तो प्रदूषक यानी प्रदूषण फैलाने वाले, तो जल प्रदूषण के स्रोत क्या है, कैसे फैलता है? इसका जो सही उत्तर है वह है बिंदु स्रोत और गैर बिंदु स्रोत। तो इसको मैं बता देता हूँ होता क्या है। पॉइंट सोर्स का ये मतलब होता है, आगे में यहाँ जगह है। पॉइंट सोर्स का मतलब है जब हमें सोर्स का एक पॉइंट पता हो, है ना, कोई एकल सोर्स हो। एकल सोर्स का मतलब जैसे कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री का जो रसायन है एक पाइप के द्वारा बाहर निकल रहा है, तो ये कैसा सोर्स कहलाया? ये हमारा पॉइंट सोर्स कहलाया। जैसे सीवेज जो है, सीवेज का पानी जो निकलता है ना, और सीवेज प्लांट से जो निकलता है पानी, है ना, तो ये ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब क्या है? पॉइंट सोर्स है, ये हमें पता चलता है। लेकिन सोचिए यदि खेतों में पानी हुई या खेतों में यदि वर्षा हुई और उसका जो पानी है, और खेतों में क्या होता है आजकल अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग होता है, कीटनाशक और रासायनिक का उपयोग, और वो पानी बहता हुआ सड़कों पर और हर जगह जाता है, तो ये एक पॉइंट सोर्स नहीं है। इसको क्या कहेंगे? नॉन पॉइंट सोर्स या गैर बिंदु। मतलब एक जगह नहीं खेतों में पानी, ये तो जब बरसात होती है तो हर जगह ही ऐसा होता है। तो इसे गैर बिंदु स्रोत के रूप में जाना जाता है, जल प्रदूषण के रूप में। और ये एक हो गया कौन सा? बिंदु स्रोत हो गया। इसको आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा। अधिकांश भारतीय प्रायद्वीप जो है कोपेन की प्रणाली के अनुसार समूहीकृत किया जाएगा। कोपेन ने जो है भारत की जो जलवायु को बांटा गया है, तो भारत की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में बांटा है। तो ये प्रश्न कई बार बनता है, हालांकि ये जो क्वेश्चन रेयर ही पूछा जाता है। तो भारत की जो है उसने बांटा है कौन सा? एएम प्रकार की। अब मैं बता दूं एएम क्या होता है। तो कोपेन के अनुसार जो है उसने ABCDE भागों में बांटा है और ए को जो नाम दिया है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण
कटिबंधीय जलवायु को ए लेटर से दिखाया है और स्मॉल एम से मानसूनी को। अभी हमें इतना ही पढ़ना है, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, यानी 1-2 क्लास की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल भी है। तो सिर्फ हमें याद कर लेना है, ए से उसने उष्ण कटिबंधीय बताया है और स्मॉल एम से मानसूनी। तो आपको पता है उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी हमारे भारत की क्या है, जलवायु है। इस प्रश्न का जो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जलवायु हो जाएगा। आई होप जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। घास के मैदान जो पश्चिमी घाट, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतमाला पर 16 वनों के साथ साथ पहाड़ियों पर पैच से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो पश्चिमी घाट है हमारा, ये भारत है, और पश्चिमी घाट में जो घास के मैदान हैं उनको 16 घास के मैदान कहा जाता है, और जो यहाँ पर वन है उन्हें 16 वन कहा जाता है। तो इतना ही चीज हमें याद रख लेनी है, ज्यादा हमें जो है इसमें डीप में नहीं आना है। तो आप ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा 16 घास के मैदान। तो इन्होंने हिंट भी दे दी थी कि 16 वनों के साथ साथ पाए जाते हैं। तो ये 16 घास के मैदान हैं, बड़ी बड़ी घासें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये उत्तर इस प्रश्न का हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। किसने जो है परिवार के कार्यों को आवश्यक और गैर आवश्यक में वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है? तो दुर्खीम ने। तो इसका सही उत्तर है हमारा मैकाइवर। तो ये आपको याद रख लेना है। मैकाइवर ने परिवार के लिए बताया है कि एक परिवार में दो तरह के काम होते हैं, एक होते हैं आवश्यक और एक कैसे होते हैं, गैर आवश्यक। और आवश्यक कार्यों में जो है उसमें उन्होंने किस तरह की, जो बच्चे पैदा करना, प्रजनन कार्य, बच्चों को पोषण करना और घर का प्रबंधन करना, इन कार्यों को जो है उसने क्या बताया है, आवश्यक बताया है। जैसे गैर आवश्यक कार्यों में क्या आ जाएगा, जैसे मनोरंजन करना, है ना, मनोरंजन जैसे चीजें हैं, टीवी देखना, है ना, मोबाइल जो है यूज करना, सिनेमा देखना, ये मनोरंजन में आएगा। तो ये गैर आवश्यक कार्य और आवश्यक दो भागों में बांटा है किसने, मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को। तो ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं। कैंसर रोधी गुणों वाला विटामिन जो है कौन सा है? तो आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। विटामिन जो B17 है, हालांकि आपने हो सकता है पहले सुना हो B12 तक विटामिन, तो ऐसा नहीं है, B17 भी विटामिन होता है। तो B17 विटामिन को माना जाता है कैंसर रोधी गुण। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि कैंसर से क्या होता है, कैंसर से अत्यधिक मात्रा में कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट होती हैं। ये जो है, यानी नष्ट होना मतलब WBC का जो है वो अत्यधिक संख्या में वृद्धि होती है एकदम से। क्यों होती है? क्योंकि उनको बचाती है ये, और ये नष्ट होती चली जाती हैं। तो विटामिन B17 क्या करता है? विटामिन B17 जो होता है ये स्पेसिफिक, इसको यदि क्लियर हम बोलें अच्छे से तो इसको बोला जाता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक नामक एक तंत्र पाया जाता है हमारे शरीर में। तंत्र मतलब एक प्रकार की प्रक्रिया। और ये करता क्या है, ये क्या करता है, जैसे कोशिकाएं खत्म हो रही हैं तो इनको क्या करता है, रिवाइव करता है, ये नई कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करता है। तो विटामिन B7 क्या है, इस तंत्र को बहुत मजबूत करता है, एपोप्टोसिस को। और इस तंत्र के मजबूत होने से नई नई कोशिकाएं बहुत जल्दी बनने लगती हैं, निर्माण तीव्र हो जाता है। इधर कोशिकाएं खत्म होगी, इधर बनेगी। कैंसर से जो है रोधी गुण ये है दर्शाता है। आगे देखते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन कोई भी ऐसी चीज जिसको हम फफूंद या जो है के द्वारा सड़ाते हैं, मान लीजिए जैसे हम, मान लीजिए बेसन को ही सड़ाते हैं तो वो भी इसका क्या कहा जाएगा, फर्मेंटेशन कहा जाएगा। हमें इडली डोसा बनाने होते हैं तो भी हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। और दूध से दही जो है, दूध में एक पाया जाता है दही में बैक्टीरिया, उसे क्या बोला जाता है, कई बार पूछा जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये भी पूछा गया कि दही एक कैसा है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय है तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस अम्ल पाया जाता है। और दूध में कौन सा जो है प्रोटीन पाया जाता है, इसमें पाया जाता है जो है लैक्टोस शुगर पाया जाता है, लैक्टोस शुगर पाया जाता है इसमें, ये जो है पूछा जाता है। और केसीन प्रोटीन पाया जाता है, केसीन प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं।
कौन सा तरीका कच्चे मांस को डीफ्रॉस्ट करने का सुरक्षित तरीका नहीं है? ये जो है एक ऐसा क्वेश्चन है। तो कच्चे मांस को क्या है, एक फ्रीज में रखा जाता है, फ्रीज करके। और डीफ्रॉस्ट मतलब उसको डीफ्रीज करना, मतलब उससे बर्फ हटाना या उसको पिघलाना, ऐसा बोला जाता है। तो तरीका सही नहीं है। तो फ्रिज में हमें ठंडा करना चाहिए, माइक्रोवेव में कोई नहीं, या काउंटर में। तो काउंटर में रखना यह गलत तरीका है। काउंटर का मतलब यहाँ किचन काउंटर से है। जो मीट खाते हैं, मान लीजिए जहाँ मीट बनता है, तो फ्रिज से निकाल करके यदि उस प्लेटफॉर्म में रख देते हैं और अपने आप जो है उसे क्या होने देते हैं, पिघलने देते हैं उसकी बर्फ को, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा उसमें आ सकते हैं तुरंत में। जबकि सही तरीका जो है फ्रिज में उसे ही ठंडा करना, माइक्रोवेव में जो है फ्रिज का हमें टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। तो ये जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन बी काउंटर में हो जाता है। आगे देखते हैं, इसरो द्वारा विकसित पहला स्वदेशी मानव मिशन कौन सा होगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष सीरीज भी चल रही है, उसमें हम कराएंगे। तो पहला जो अंतरिक्ष मिशन जो भेजने वाले हैं हम, मानव मिशन, उसका नाम होगा गगनयान, और ये हम 2026 में भेजने वाले हैं। अब एक और चीज है, अभी जो है कुछ जो है एक ही साल पहले ही पीएम मोदी ने जो इस अंतरिक्ष यान में, गगनयान में जाएंगे 4 लोग, उनके नामों की घोषणा कर दी है। उनके नामों की कर दी है, घोषणा कर दी है, और इन्हें नाम दिया है गगनवीर। गगनयान में जो लोग जाएंगे उससे नाम क्या दे दिया है? गगनवीर। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने चारों नाम बता दिए हैं, इसलिए आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं। तो 3 है उसमें, ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन। एक है विंग कमांडर, एक है कमांडर, और 3 है ग्रुप कैप्टन। इनके नाम आपको याद रख लेने हैं। एक है हमारा अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन है। एक है प्रशांत, फुल फॉर्म इसका नाम है प्रशांत बालकृष्णन, ये भी एक ग्रुप कैप्टन है। तीसरा जो है हमारा है अजीत कृष्णन, ये याद रख लेना है, अजीत कृष्णन। और एक जो विंग कमांडर है उसका नाम है शुभांशु शुक्ला। तो 4 नाम, भले इसके सरनेम नहीं याद रखिए, तो आप अंगद, प्रशांत, अजीत और शुभांशु, ये आप याद कर सकते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल हैं। तो ये 2026 में हम लॉन्च करेंगे, और हमारी योजना है कि 2026 तक हम जो है मानव मनुष्यों को जो है कहाँ तक भेज पाएं, गगनयान तक भेज पाएं। और चूंकि आप ये मत समझिए कि जैसे रॉकेट हम क्या करते हैं, रॉकेट हमने रीयूजेबल बना लिए हैं, रीयूजेबल, रीयूजेबल रॉकेट बना लिए हैं, तो यहाँ छोड़ के आएगा और दोबारा से वो कैसे नीचे आएगा? वो अपने आप नहीं आ पाएगा। तो क्या किया जाएगा, एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल में बैठ करके वो लोग जाएंगे अंतरिक्ष में। अब जो है अंतरिक्ष से कैसे करेंगे, तो वहां से थ्रस्ट के द्वारा उसे कहीं बंगाल की खाड़ी में या समुद्र में, वहां कहीं इनको गिराया जाएगा। आपने इस तरह की वीडियोस भी देखी गई होंगी कि वहां गिराया जाएगा उस कैप्सूल को, और उसमें लगे रहेंगे क्या, पैरासूट, तो वो धीरे धीरे उतरते हुए समुद्र में गिरेगा, और वहां से उन्हें ले लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। तो ये तरीका अपनाया जाएगा। किस सप्ताह को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो ये पुरानी वीडियो का भी क्वेश्चन है। इसका मतलब है आयोग जो है बहुत रिपीट करता है हमारे प्रश्न जो है। 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 1999 में यूनाइटेड नेशन द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इसके साथ साथ जो है भारतीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, आप मुझे ये बताइए। तो भारतीय जो अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है आपका 23 अगस्त को। कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को जो है, इधर भी 23 है, इधर 23, हमारी सफल जो है लैंडिंग हुई थी किसकी, चंद्रयान 3 की, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हो गई है। तो ये आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा पूर्णिमा के चांद का प्रकार है? पूर्णिमा के चांद के प्रकार जो है इसमें ऑप्शन नंबर 4 ए नंबर है, सुपर मून, ब्लड मून, ब्लू मून और हार्वेस्ट मून। इन सभी को जो है पूर्णिमा का चांद कहा जाता है। देखिए यहाँ हाफ मून रखा है तो ये नहीं होगा। पिंक मून तो हम बोलते ही नहीं है यहाँ पर, पिंक मून जो लिखा है, किसी का भी क्रॉप मून भी नहीं है यहाँ पर। आगे जो है हाफ मून तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। अब इन चांदों को जान लेते हैं कि कहते किसको हैं। पहली बात है सुपर मून कब आता है, दूसरा है हमारा आता है ब्लू मून, ब्लू मून, और इसके बाद है हमारा ब्लड मून है,
ब्लड मून, और एक और है हार्वेस्ट मून। हार्वेस्ट मून यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, इधर कहीं मैं लिख देता हूँ ऊपर ही, हार्वेस्ट मून। चार प्रकार के होते हैं ये, और चारों कैसे, पूर्णिमा के चांद है, मतलब फुल मून होंगे। तो सुपर मून क्या कहा जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे क्या रहता है, नजदीक, अपनी कक्षा में जब सबसे नजदीक आ जाता है, और उस समय होने वाले जो है पूर्णिमा को, इसे क्या कहा जाता है, सुपर मून। और जितनी ये पास में है तो अत्यधिक ये बड़ा दिखता है, चंद्रमा उस समय बहुत बड़ा दिखता है और अत्यधिक चमकीला दिखता है। कब, जब ये सुपर मून होता है। इसके बाद देखते हैं हमारा ब्लू मून। तो ब्लू मून कब होता है, तो ब्लू मून का मतलब ये मतलब है कि एक महीने में कभी कभी क्या होता है, हमारे हिंदी महीने 28 दिन का होता है, तो एक महीने में यदि 2 बार पूर्णिमा पड़ती है, 2 बार पूर्णिमा का मतलब है 2 बार हमें पूरा चांद देखेगा, तो दूसरा वाला जो चांद है, सेकंड वाला जो मून रहेगा वो ब्लू मून कहलाएगा। और ये जो है हल्की ब्लूइश इफेक्ट देगा, हल्का ब्लू सा दिखेगा, इसलिए इसका नाम ब्लू मून है। ब्लड मून का ये मतलब है कि इसका रंग कैसा दिखाएगा, लाल रंग का। लाल कब दिखाई देता है, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो जब देखिए चंद्र ग्रहण जब पूर्णिमा के दिन पड़ता है, पूर्णिमा के दिन, तो ये पूरा दिखाई देता है, और सूर्य की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, उसके कारण लाल कलर का दिखाई देता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्लड मून बोला जाता है, ये याद रख लेना है। तो हमारा एक बचा है हार्वेस्ट मून, इसको कहते हैं कि जो है जब शरद विषुव होता है, यानी पतझड़, शरद ऋतु में या पतझड़ ऋतु में जब पूर्णिमा आती है, उसे बोला जाता है क्या, हार्वेस्ट मून बोला जाता है। तो हमारे लिए सुपर, ब्लू और जो है ब्लड इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्ट को भी आप कह सकते हैं कि शरद ऋतु में या पतझड़ ऋतु में जब पूर्णिमा आती है तो हार्वेस्ट मून बोला जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगर अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने अपना पहला उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो आपके जो है ऑप्शन है 68, 58, 51 और 60। तो इसका सही उत्तर जो है 1958 में, और इसका नाम क्या था, एक्सप्लोरर फर्स्ट, ये नाम था, ये पहला अमेरिका ने भेजा था। अच्छा ये बताइए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट था, और इसको हमने भारत से लॉन्च नहीं किया था, हमारे पास तो ये तकनीक ही नहीं थी, तो हमने रूस से लॉन्च करवाया था इसको। तो इसी में दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत में लॉन्च हुए पहले उपग्रह का नाम क्या है, शुद्ध रूप से भारतीय। तो वो रोहिणी उपग्रह है जो भारत में लॉन्च हुआ था। इसी के साथ वो है विश्व का पहला उपग्रह कौन सा था, ये भी आ जाता है। तो विश्व का पहला उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट, ये आपको याद रख लेना है, और ये किसका है, रूस का ही है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। इसी के साथ एक चीज और भी आपको याद रख लेना है कि स्पुतनिक फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था। तो ये 1958 है, इससे पहले किया गया था, तो ये किया गया था 1957 को। और आपको पता है रूस और जो है अमेरिका के बीच पहले से ही, बहुत पहले से ही एक कोल्ड वॉर, मतलब ये आपस में नहीं लड़ते थे, एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन करते थे। तो रूस को देख करके जो है इन्होंने भी बहुत अपनी तकनीकी बढ़ाई, और अगले साल ही इन्होंने अपना पहला उपग्रह एक्सप्लोरर 1 लॉन्च कर दिया है। और आर्यभट्ट हमने कब लॉन्च किया था, हमने जाकर 1975 में जो है आर्यभट्ट लॉन्च किया था। वहीं रोहिणी जो है 1980 में ये हमने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। तो ये आपको याद रख लेना है, इतनी चीजें। यदि आप स्पेस सीरीज देख रहे होंगे तो जरूर आपको ये बहुत आसान लग रही होंगी। आगे देखते हैं, कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी सामग्री के अपक्षय से बनती है। इसको बोला जाता है एंडीसोल्स। तो ये आपको याद रख लेना है, एंडीसोल्स जो है ये ज्वालामुखी कहीं जो होता है वहां पर ये जो है बनती है, और ये जो है अम्लीय प्रकृति की होती है, ये आपको याद रख लेना है, और गहरे रंग की होती है। और यही मिट्टी जो है कई सौ सालों तक जो है, हजारों सालों तक अपक्षय के बाद काली मिट्टी का निर्माण होता है इसी के द्वारा। जहां जहां भी आपको काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा काली मिट्टी जो है क्षेत्र में पाई जाती है, भारत में तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर काली मिट्टी, स्पेशली मालवा वाले रीजन में, उज्जैन जो है, इंदौर, इन इलाकों में, तो कहीं ना कहीं उसमें कभी क्या रहा होगा, वो ज्वालामुखी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित की गई मिट्टी है। और ऐसी मिट्टी में कभी भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म रहती है, आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं आसपास। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है? बहुत आसान प्रश्न है। नमक का मतलब होता है सॉल्ट। सॉल्ट कैसा होता है? प्रकृति का सेलाइन होता है। इससे स्पष्ट है कि खारी मिट्टी जो है नमक ज्यादा होगा। खारी मिट्टी में क्या है? नमक ज्यादा है। ये प्रश्न आपको याद रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जल संसाधन है? मतलब बहुत फ्रेश वाटर रिसोर्स किसे बोलेंगे? तो नदी को जो है हम फ्रेश वाटर रिसोर्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें बहता हुआ जल रहता है। बहता हुआ जल, और कहीं भी बहता हुआ जल है वो शुद्ध कहलाएगा। और ये कहाँ से आता है? हमारे माउंटेन से, पहाड़ियों से, ग्लेशियर से। ये शुद्ध जल है। महासागर जो है वहां तो सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, और समुद्र भी उसी से रिलेटेड हो गया। पूल में तो भरा हुआ जल रहता है, एक जगह भरा रहेगा, लोग उसका यूज करेंगे, उसमें पत्ते पड़ेंगे, वो सड़ जाएगा, है ना, कीड़े भी पड़ जाते हैं उसमें। तो हमारा जो फ्रेश वाटर है, स्वच्छ जल का संसाधन, वो क्या कहलाएगा? नदी कहलाएगी। आपको ये जो है याद रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील नहीं है? बाकी सब होंगी मानव निर्मित, लेकिन एक झील ऐसी है जो मानव निर्मित नहीं है। तो देखिए, इसका सही उत्तर है डल लेक। देखिए, आयोग ने भी जो है क्या करता है, गूगल से क्या करता है, वो इसको चेंज करता है हिंदी में, ट्रांसलेटर को डाला है, इसका नाम डल झील, लेकिन आयोग ने भी इसको दल झील ही लिखा था। तो डल झील श्रीनगर में आपने देखा होगा, और मैं भी गया गया था घूमने, तो 18 से 20 किलोमीटर की जो है झील है। और झील के किनारे किनारे जो है यहाँ बोट हाउस बने हैं। यहाँ तो रोड है, और यहाँ से लोग क्या है, बोट हाउस में जाते हैं रुकने, और यहाँ पूरा घूमते हैं। अंदर मार्केट वगैरह सब कुछ बना के रखा है पानी में। यानी बोट हाउस में एक मार्केट बना दिया, तो जाना पड़ता है कैसे? पानी के रास्ते से। बहुत सारे रास्ते बनाए हैं, और रास्ता पानी से होकर के जाता है। तो मानव निर्मित झील नहीं है। बाकी सब कैसी है? मानव निर्मित है। यदि बात करें भोजताल की, तो भोपाल में है, ये हालांकि रामसर साइट में भी शामिल है। जयसमंद की बात करें तो जयसमंद से आप समझ गए होंगे कि ये जयपुर में नहीं है, लेकिन ये राजस्थान में है और उदयपुर में है। राजस्थान में हीराकुंड झील है। हीराकुंड बांध से याद कर लीजिएगा, कहाँ पर है? उड़ीसा में, महानदी पर। और जहां पर हीराकुंड बांध है, उसी के जस्ट पीछे जो है हीराकुंड झील भी एक पाई जाती है। तो इसे याद कर लेना है हमें बहुत अच्छे से। और ये जो है कृत्रिम झील मीठे पानी की सबसे बड़ी जो है हमारी जयसमंद है, मीठे पानी की। आप तो कह रहे होंगे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो हमारी वुलर झील है, लेकिन वुलर झील जो है वो एक प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? एक प्राकृतिक है। लेकिन ये कैसी है? ये मानव निर्मित झील है जयसमंद। तो ये भी मीठे पानी की ये एक बड़ी झील है। आगे देखते हैं। कौन सा एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग खरपतवार को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? हल का उपयोग अब किया नहीं जाता है, तो पहले ही किया जाता था। अब जो है कल्टीवेटर का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? एक तो जुताई करने के लिए, और जुताई करने का मतलब ही है कि मिट्टी को ढीला करना। जुताई कर क्यों की जाती है? क्योंकि मिट्टी को ढीला कर सके, ताकि वहां बीज पड़े तो वो रुप सके, और खरपतवार जो है वहां की क्या हो जाए, वहां की खरपतवार वहां की नष्ट हो जाए। और इसके साथ साथ और भी कुछ उपकरण है जो गांव से जुड़े होंगे। कुदाल बोला जाता है ना, खूंटी बोला जाता है, और एक प्लाऊ भी आता है, प्लाऊ बोला जाता है। तो ये जो है उपकरण है मिट्टी की जुताई या ढीला करने में काम आते हैं। आगे देखते हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के नाम पर है? आप सोच रहे होंगे क्रिस गेल, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो एलबी मोरकेल के पास जो है आईपीएल के इतिहास का सबसे लंबा छक्का, इन्होंने 125 मीटर का छक्का मारा था। ये 2008 में जब सीएसके की तरफ से खेल रहे थे, तब इन्होंने मारा था। बस इतनी चीजें याद रखने की ये जरूरत है। अच्छा, लंबा छक्का आईपीएल का पूछा है तो हमें एक चीज और याद कर लेनी चाहिए कि क्रिकेट का अब तक का विश्व में सबसे लंबा छक्का किसने मारा है। जब आईपीएल का आया है तो क्रिकेट का भी पूछा जा सकता है। आपको याद रख लेना है। जो भी लोग क्रिकेट देखते होंगे, आपने नाम सुना होगा शाहिद अफरीदी। शाहीन अफरीदी नहीं कह रहा हूं, शाहिद अफरीदी जो है अब संन्यास ले चुके हैं जो क्रिकेट से। शाहिद अफरीदी ने, इन्होंने 125 का मारा था आईपीएल में। इसने जो है 153 मीटर का छक्का जो है विश्व का सबसे लंबा छक्का मारा है। और ये जब साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे, उस समय इन्होंने वहां पर मारा था। तो ये आपको याद रख लेना। शाहिद अफरीदी किस टीम से थे? पाकिस्तान की टीम से थे, ये आपको पता होगा अच्छे से ही। आईएसएल 2020-21 का चैंपियन कौन है? तो आईएसएल क्या होता है हमारा? इसको बोला जाता है इंडियन
सुपर लीग। और ये क्रिकेट नहीं है, ये क्या है, ये एक फुटबॉल का मैच है, हर साल होता है। तो उस समय जो 2020-21 में मुंबई सिटी होती थी चैंपियन, और इस बार जो है, जो पिछला जो 2023-24 वाला भी है, इसकी चैंपियन भी, इसकी विजेता भी मुंबई सिटी एफसी ये टीम रही है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न कि लर्निंग बाय द वे ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड द स्टूडेंट कैन लर्न। अवलोकन विधि से बच्चे क्या सीख सकते हैं? वस्तु में समानता और असमानता। ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, तो वो समानता भी देखेंगे उसमें, और उनमें अंतर क्या है वो भी देखेंगे। लगातार जो है यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमारे इसका लगभग जो है दोनों इसके सही उत्तर रहते हैं। तो इसका भी सही उत्तर है बोथ 1 एंड 2। कौन सी अन्वेषण विधि के चरण नहीं है? तो हमें इंग्लिश जरूर देखते जाना है कि डिस्कवरी मेथड के जो है स्टेप नहीं है। तो समस्या का पहचान करना, अवलोकन करना और उसका मूल्यांकन करना, ये सारे चरण है। लेकिन ट्रेनिंग जो वर्ड है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण शामिल नहीं है। तो खोज विधि में समस्या पहचानी जाती है, अवलोकन किए जाते हैं, इसमें जो है पहचान करना, चयन करना, इसके बाद जो है मूल्यांकन भी किया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, प्रशिक्षण नहीं दी जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम हेतु भ्रमण का स्थान हो सकता है? यानी सीखने के लिए क्या क्या हो सकता है घूमने की चीज? स्कूल का मैदान हो सकता है क्या? संग्रहालय? तो दोनों हो सकता है। बच्चे जो हैं हर जगह से सीख सकते हैं, तो बोथ इसका जो है 1 into इसका करेक्ट आंसर इसका सही है। आगे देखते हैं, ओजोन छिद्र सामान्यतः किस वर्ष किस समय में विकसित होता है? ओजोन छिद्र पता है आपको, अंटार्कटिका में विकसित होता है। कब विकसित होता है? जब वहां हल्की गर्मी होती है। और वो कब होती है? अगस्त अंत में, अक्टूबर की शुरुआत में, जब यहाँ गर्मी होने लगती है और वहां गर्मियां जो है खत्म होने लगती हैं, लास्ट चल रहा होता है, उस समय जो है वहां ओजोन छिद्र देखा जाता है हर साल लगभग। ओजोन छिद्र का ये मतलब नहीं है कि छेद दिखाई देगा। ओजोन की परत जो है वो कैसी हो जाएगी? पतली हो जाएगी परत। जैसे अभी 12 से 35 किलोमीटर तक है, वो बहुत कम किलोमीटर की बचेगी। तो ये कहलाता है ओजोन का छिद्र। आगे देखते हैं, आईसीटी में आप समझ गए होंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज करना पढ़ाई में। तो ये किसके लिए भूमिका है? व्यक्तिगत अधिगम और शिक्षण, यानी व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक। तो किसी को भी सीखना हो, चाहे व्यक्तिगत हो और सामूहिक हो, आईसीटी जो है दोनों को ही सिखा सकता है। आईसीटी का प्रयोग दोनों के लिए ही किया जा सकता है। तो बोथ इसका सही उत्तर हो जाता है हमारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में चार्ट का उपयोग करने का लाभ नहीं है? कक्षा में हम चार्ट ले जाते हैं ना, चाहे वो ईवीएस पढ़ाते समय वाटर साइकिल का चार्ट हो, या पशु पक्षियों का चार्ट हो, उनके आवाज से रिलेटेड चार्ट हो। तो चार्ट का क्या लाभ नहीं है? तो ये बच्चों के बीच रुचि पैदा करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन पूछा क्या है कि लाभ नहीं है। ये बच्चों में आइडिया स्पष्ट कर देते हैं। चौथा है विचार निर्माता, यानी थॉट को बिल्ड करता है। तो इसमें जो सी नंबर है, ये इसका जो है गलत उत्तर है। पूछा भी गलत ही है कि कौन सा गलत है, कि आकार में कोई कोई भी हो, चार्ट किसी कक्षा में किसी भी स्थान से हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, तो ये गलत है। छोटे चार्ट होंगे तो भाई कैसे दिखाई देंगे वो? तो हमेशा चार्ट भी बड़े लाए जाते हैं कक्षा में, और उसके फ़ॉन्ट भी कैसे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए, और उसमें बहुत कम लिखा होना चाहिए, उसमें पिक्चर्स का बहुत ज्यादा यूज होना चाहिए। चार्ट जब बनाए जाते हैं तो ये सारी चीजों का इसमें ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया रेडियो से पहला समाचार बुलेटिन किस वर्ष प्रसारित किया गया है? कई जो पुराने लोग होंगे या आप लोगों के घर में कभी हो सकता है रेडियो रहा हो, तो आपको याद होगा कि आकाशवाणी हमारा आता था, उससे समाचार। पहली बार जो समाचार आए थे ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, तो वो आए थे 1935 में। अब बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई थी? कि 1923 में जो है बॉम्बे में, मुंबई में जो है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी। इसके साथ अभी एक फैक्ट आपने तब याद कर लिया कि 1935 में पहली बार क्या हुआ? समाचार पत्र या समाचार बुलेटिन स्टार्ट हुए। और ऑल इंडिया रेडियो, इसका नाम जो है 1957 में बदल दिया गया, और ऑल इंडिया रेडियो की जगह हम जो है क्या कहने लगे इसे? आकाशवाणी इसका नाम हो गया। तो ये आपको इतने फैक्ट इसके बारे में याद रखने हैं। आगे देखते हैं, कौन सा एक प्रतिबंधित प्रतिक्रिया प्रकार का परीक्षण पद नहीं है?
देख सकते हैं क्या जो है लेवल है हिंदी का। आप इंग्लिश को आपको क्या करना है, जस्ट सीधे इंग्लिश पढ़ना है। विट इज नॉट आ रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप टेस्ट। आपने देखा होगा रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि हमने दे दिया कि इसकी 4 विशेषताएं बताइए, तो हमने क्या कर दिया, उसको प्रतिबंध लगा दिया कि बस वो 4 बता सकता है विशेषताएं, यानी इसको क्लोज्ड क्वेश्चन कहेंगे। तो कौन सा क्लोज्ड नहीं है, मतलब मुक्त उत्तर वाला, यानी जो जितने उत्तर उसका देना चाहे वो बंदा बच्चा जो है इसका उत्तर दे सकता है। ये है प्रश्न कि कौन सा जो है रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। रेडियो की तुलना में टेलीविजन के 2 फायदे बताइए। देखिए हमने क्या कह दिया, 2, ये कैसा हो गया, रिस्ट्रिक्टेड। और प्रश्न में क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड कौन सा नहीं है। अपनी भावनाओं को 50 शब्दों में वर्णन करो। 50 शब्द हमने क्या लगा दिया, एक प्रतिबंध लगा दिया। चौथा नंबर, नीचे दिए गए स्थान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बताएं। तो नीचे दिए गए स्थान यानी एक स्थान सेट कर दिया कि इसमें बताओ ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो वो भी क्या कर दिया हमने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन प्रश्न जो डी है ऑप्शन, कि प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तैयारी का वर्णन करो। अब बच्चा कितने भी वर्ड में उसका वर्णन करे जिस तरह से वो करना चाहता है। ये किस तरह से हो गया, एक ओपन एंडेड या रिस्ट्रिक्शन नहीं है एटलीस्ट इसमें, है ना। तो ये इस प्रश्न का जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, और इसी के साथ मैं एक चीज और बोल देता हूँ, हमारी सीरीज तो कंटिन्यू चल ही रही है। अंतरिक्ष सीरीज जो मैं अत्यधिक उसमें मेहनत करता हूँ, उसमें अभी आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। प्लीज जो है आप लोग जो है शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर करिए, क्योंकि वो सीरीज आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी और आपके लिए इतनी वो काम की है। तो जरूर आप शेयर करिए, लाइक करिए आप लोग, और उसमें कमेंट्स भी करिए कि आपके क्या उसमें विचार हैं, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उस हिसाब से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि जब हम डिटेल्ड वीडियो आते हैं उसमें मुझे इसरो की वेबसाइट में जाना पड़ता है, वहां से सैटेलाइट उठा उठा के उसमें पेश करने पड़ते हैं। तो राइट, उसमें मेहनत काफी लगती है। तो जरूर आपका रिस्पॉन्स उसमें ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जिससे मुझे और प्रेरणा मिले आगे चल के जो है उस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। तो जिस आकलन का उद्देश्य व्यक्तिगत विविधताओं, जरूरतों और उपलब्धियों पर अधिक ध्यान केंद्रित रहता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ये आपने वर्ड पकड़ लिया, इंडिविजुअल वेरिएशन, नीड और अचीवमेंट। तो जब इंडिविजुअल की बात करते हैं मूल्यांकन की, तो वो रहता है सब्जेक्टिव। इसका आंसर है व्यक्ति परक, विषय परक को बोला जाता है कैसा, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब है हर बच्चे से हम उसके लेवल के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, हर बच्चे से उसके स्तर पर और उसके बारे में। और ऑब्जेक्टिव का मतलब है हर किसी से एक ही प्रकार के प्रश्न पूछना, यानी सामूहिक रूप से। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का जो है आकलन स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे हम एमसीक्यू पूछते हैं, तो एमसीक्यू क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं। तो वो क्या रहते हैं, हम सभी से एक ही प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और एक ही तरह का जो है वो आंसर देते हैं। सब्जेक्टिव में क्या रहता है, प्रश्न भी जो है अलग अलग तरह के रहते हैं और उत्तर भी जो है वो अपने हिसाब से देते हैं। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव असेसमेंट कहलाएगा। आई होप आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियोस। एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।